नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। आज हम चर्चा करेंगे कि जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उनका विधानसभा में क्या असर रहने वाला है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेमचंद जी, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और हरियाणा की अच्छी आवाज। राजनीति पर बहुत ही अच्छी नजर रखते हैं और बहुत ही गहरा उनका ज्ञान है इस विषय में। तो शुरू करते हैं प्रेम जी। प्रेम जी, हम एक-एक करके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज चर्चा करेंगे, नहीं तो अन्यथा 90 की 90 सीटें तो एक बार में नहीं हो सकती। तो आज हम अम्बाला से शुरू करते हैं। तो जी अम्बाला हर हरियाणा में दर्शकों को बता दूं कि हरियाणा में हर लोकसभा सीट के अंदर 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बटी होती हैं। जैसे अम्बाला के अंदर जो 9 सीटें हैं वो हैं कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, मुलाना, सढौरा, जगाधरी और यमुनानगर। ये 9 सीटें हैं। तो एक-एक करके बात करेंगे। प्रेम जी, आपका क्या एनालिसिस है? क्या आपको लगता है कि लोकसभा में जिस तरह के परिणाम आए, उसके बाद विधानसभा में अम्बाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र में क्या स्थिति रहने वाली है डिफरेंट सीट्स के ऊपर? जी। देखिए कमल जी, अम्बाला संसदीय क्षेत्र का अगर लोकसभा का परिणाम आप देखते हैं तो लोकसभा में जो परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड जिन्हें कहा जा सकता है, उन स्ट्रॉन्ग होल्ड में कांग्रेस पार्टी का जीतना एक विचित्र स्थिति पैदा करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मूल निवास नारायणगढ़ में है। एक मंत्री कृषि मंत्री कंवरपाल जी जगाधरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिवहन मंत्री असीम गोयल जी अम्बाला शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो पंचकुला के प्रतिनिधि हैं। अम्बाला कैंट में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी सीटों पर कांग्रेस के यहाँ 4 विधायक हैं, नारायणगढ़ में, कालका में, सढौरा में और मुलाना में। मुलाना के विधायक तो स्वयं प्रत्याशी थे कांग्रेस के। बाकी 3 जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं सिरसा में व्यस्त थे और उनके विधानसभा क्षेत्रों की अगर आप बात करेंगे तो सढौरा एक अपवाद है जहां कांग्रेस लगभग 40,000 से ज़्यादा मतों से जीती है। बाकी दोनों विधायकों के नारायणगढ़ में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी रही है, परंतु कालका और पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है, पंचकुला खास तौर से। और मुझे जो सबसे विचित्र लगा कि नए नए बने परिवहन मंत्री असीम गोयल जी के हलके में कांग्रेस प्रत्याशी का जीतना कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है। और विनोद शर्मा जी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे चुनाव से पहले ही, वो खुलकर, उनका बेटा, सांसद बेटा भी अम्बाला में है, कार्तिकेय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की खुल के मदद कर रहे थे और उनका भी वही विधानसभा क्षेत्र है। अम्बाला में इस तरह के परिणाम आना मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन खड़ी करता है। अब आप इस परिणाम का तो विधानसभा में निश्चित रूप से प्रभाव तो आएगा ही आएगा। हाँ जी जी, जी, ठीक चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र विधानसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है। आप मान सकते हैं कि 75 से 90 दिन के बीच में कहीं ना कहीं चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसका असर तो आना ही आना है। एक तो ये है कि जिन वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती थी कि ये वर्ग तो परंपरागत वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप हरियाणा के एससी और बीसी की बात करोगे, जगाधरी में आपकी परिस्थितियां अलग थी, अम्बाला में अलग थी, नारायणगढ़ में अलग थी। क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम एक एक सीट को पकड़े विधानसभा की और कालका से शुरू करें? तो कालका में इस समय कांग्रेस के विधायक हैं प्रदीप चौधरी जी जी, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रतिनिधित्व करती है तो लतिका शर्मा है जो पिछली बार विधायक थी वहाँ से। कालका विधानसभा क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो
परंपरागत रूप से तो मैं समझता हूँ कि पहले कालका और पंचकुला एक ही विधानसभा क्षेत्र था और जी। बहुत लंबे समय तक हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। जी। अब भी उस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। दोनों दोनों विधानसभा की बात करेंगे पंचकुला जिले की, और जी। वो क्योंकि कुमारी शैलजा के चुनाव में सिरसा में और फिर हिसार में व्यस्त रहे, इसलिए वो जी। कालका और पंचकुला को कम समय दे पाए, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस में गुटबाजी की बात भी जब सामने आती है तो वो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के गुट से जुड़े हुए हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट की अगर आप बात करते हो तो पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार जिले में कहीं ना कहीं जी। ये गुट कमजोर पड़ता है। कुमारी शैलजा का गुट यहाँ बहुत प्रभावी है और प्रदीप चौधरी भी उसी गुट से आते हैं। प्रदीप जी। चौधरी जी या उनके गुट के जो भी 5 विधायक हैं वो सारे के सारे सिरसा में व्यस्त रहे और भारतीय जनता पार्टी को उसका एडवांटेज मिला। परंतु विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो जी। ये प्रत्याशी, ये जो नेता है, ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय होंगे। पहली बात तो ये है कि जब टिकटों का आवंटन होगा तो किस गुट को कितने टिकट मिलते हैं, किस स्थान पे किसको टिकट मिलता है, अभी अभी कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकटें कटने की संभावनाएं इस चुनाव परिणाम से बनती है। जी। और यदि वहां टिकट में बदलाव आता है तो कालका का तो मैं कह सकता हूं कि कालका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का हमेशा से रहा है। भारतीय जी। जनता पार्टी केवल एक बार वहां से 14 का चुनाव जीती है। अगले जी। विधानसभा चुनाव में भी अगर आप स्थिति देखेंगे कि कांग्रेस के पास तो सिटिंग एमएलए भी है और 2-3 दावेदार उसके अतिरिक्त भी है, जी। परंतु भारतीय जनता पार्टी के पास वहां कोई विकल्प नहीं है पूर्व प्रत्याशी का। जी। स्थिति को अगर आप मौके पे जाकर के देखेंगे तो चंद्रमोहन जी एक ऐसा नाम है, उनको कालका में लड़वा लें या पंचकुला में लड़ा लें, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो रहेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। और उन दोनों विधानसभा क्षेत्रों को आप मिला के देखेंगे, पंचकुला की भी इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं। पंचकुला में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जैसी परंपरा है कि 75 साल से ज्यादा के व्यक्ति को, वैसे इस बार उन्होंने दिया लोकसभा में तो जो रणजीत सिंह को टिकट दिया है, अगर ज्ञानचंद गुप्ता जी का टिकट कहीं कटता है तो फिर उनके पास नए प्रत्याशी के रूप में पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल का नाम आता है या श्यामलाल जी का नाम आता है, 2-4 नाम आप गिन सकते हो। कांग्रेस के पास वहां एक ही प्रत्याशी बहुत मजबूत है, चंद्रमोहन जी, और उसके बाद वहां एक ट्रांसपोर्टर है मिस्टर रावल, वो भी प्रबल दावेदार उस टिकट के हैं। और पंचकुला की स्थिति, क्योंकि पूरा का पूरा शहरी लगभग वो विधानसभा क्षेत्र है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां एज रहता है, और यही कारण है कि चंद्रमोहन जी पिछला चुनाव बहुत थोड़े से मार्जिन से हार भी गए थे। बेशक एंटी इनकम्बेंसी थी, परंतु जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी फिर भी वहां से चुनाव आसानी से निकाल कर ले गए थे। जी। इसके बाद का विधानसभा क्षेत्र आता है आपका अम्बाला सिटी। अम्बाला सिटी जो पुराना नगर विधानसभा क्षेत्र होता था जिसका प्रतिनिधित्व चौधरी निर्मल सिंह करते थे, उसके बहुत सारे गांव इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। जी। अगर वर्तमान लोकसभा चुनाव के परिणाम को भी आप देखते हैं तो उन गांवों में कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन मिला है। शहरी क्षेत्र में जरूर भारतीय जनता पार्टी को, और ओवरऑल कांग्रेस वहां से विजयी रही है। तो जी। मंत्री महोदय के लिए तो वो अलार्मिंग सिचुएशन है ही। अब बिल्कुल। विनोद शर्मा जी के भारतीय जनता पार्टी में आने से उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी अम्बाला सिटी से अगर बनती हैं, और कांग्रेस की प्रत्याशी अगर चित्रा सरवारा होती हैं तो निश्चित रूप से चौधरी निर्मल सिंह का जो वोट बैंक है और चित्रा सरवारा की अपनी जो छवि है, तो वो अम्बाला सिटी लड़े या अम्बाला कैंट लड़े, चित्रा सरवारा कांग्रेस की एक बड़ी उभरती हुई नेता है और बहुत मैं तो कहूँगा कि एनर्जेटिक लीडर वो हैं। अगर वो दोनों में से किसी भी सीट पर आती हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली हैं।
और इसके बाद आप मुलाना पे आएंगे, क्योंकि मुलाना विधानसभा अभी रिक्त हुई है। नहीं, पर अम्बाला में पहले बात कर लेते हैं। अम्बाला में बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो सीट हारने की वजह से जो हाँ मंत्री जी। जी हैं वो थोड़ी दिक्कत में हैं। तो क्या नहीं, शर्मा वहां जी मैंने को आपको टिकट? बताया कि वहां विकल्प है, विनोद शर्मा या शक्ति रानी शर्मा वहां विकल्प के रूप में आ सकते हैं, जो नहीं, मैं ये पूछना निर्दलीय। चाह रहा हूँ, वो बात मेरे ध्यान में आ गई। जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वहां विनोद शर्मा को टिकट दिया जा सकता है? मिनिस्टर को चेंज किया जा सकता है? उनकी सीट बदली जा सकती है? क्यों नहीं, राजनीति में संभावनाओं को कभी इनकार नहीं कर सकते आप, संभावनाएं बनी रहती हैं। और वो कद्दावर नेता है, वो अम्बाला का प्रतिनिधित्व तो पहले भी कर चुके हैं, वो केंद्र के मंत्री रहे हैं, 2 बार अम्बाला से विधायक रहे हैं, बहुत प्रभावी मंत्री भी हरियाणा सरकार में, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे। उनके पास बहुत सारे विभाग थे, और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के बाद उनकी हैसियत नंबर 2 की थी, उनको इग्नोर करना आसान नहीं है। अगर उनको टिकट मिलती है तो वो भी मुकाबले में रहेंगे। जी। अगली सीट की बात कर लीजिए, आप मुलाना की बात कर रहे थे। नहीं, अम्बाला कैंट बीच में आता है। अम्बाला कैंट हाँ, में अम्बाला अनिल विज कैंट है। जी। उससे पहले अम्बाला के वैसे नारायणगढ़ भी है, नारायणगढ़ की भी बात कर सकते हैं। नहीं, नारायणगढ़ में अभी तक तो विधायक रामकिशन जी की धर्मपत्नी है। रामकिशन जी खुद भी 3 बार वहां से विधायक रहे, 4 बार उनके पिताजी रहे हैं। वो परंपरागत रूप से लाल सिंह परिवार की सीट है। शैली चौधरी, चौधरी लाल सिंह की पुत्र वधु है और रामकिशन जी की पत्नी है। तो 7 बार का या 8 बार का इतिहास उन्हीं का है। और इस सीट पे अगर कोई रिपीट हुआ है तो वही परिवार हुआ है बार बार। बीच जी। में वहां से राजकुमार सैनी जी भी सांसद विधायक बने हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी एक बार वहां से विधायक बने हैं। जी। नारायणगढ़ में एक बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी रहे हैं, सुरजीत जी। धीमान। और एक बड़ा वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ भी उस विधानसभा क्षेत्र में है। अगर आप जी। जातीय समीकरणों की बात भी करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं अब तक ज्यादातर गुर्जर समुदाय के लोग ही विधायक बनते रहे हैं। और चाहे उसमें चौधरी लाल सिंह का परिवार है या जगपाल सिंह का परिवार, उनके साथ साथ जो 2 बार सैनियों को मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं दावा एक सैनी समाज का भी वहाँ बना है। और वर्तमान मुख्यमंत्री का हो सकता है कि उनको फिर से अपने मूल विधानसभा क्षेत्र में आके लड़ना पड़ा, तो फिर एक रोचक मुकाबला वहाँ देखने को मिल सकता है। जी। अम्बाला कैंट की बात कर लेते हैं सर। अनिल विज जी नाराज चल रहे हैं। वो इस सिस्टम में जो अभी है और जिसमें देखिए, सैनी साहब मुख्यमंत्री अनिल हैं। अनिल विज बहुत बड़े नेता हैं। अनिल विज जी ने अम्बाला कैंट में पार्टी पे नहीं, निर्दलीय भी 2 चुनाव जीते हैं, और जी। 6 बार विधायक बनना अपने आप में एक गौरव की बात है। और उनकी भिड़ंत या उनका मुकाबला लगातार 3 बार से चौधरी निर्मल सिंह के परिवार से हो रहा है। निर्मल सिंह जी जी। का, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र डिलिमिटेशन में खत्म हो गया था, तो उनको अम्बाला कैंट में शिफ्ट किया गया था। उनका गांव भी मुलाना में पड़ता है, परंतु निर्मल सिंह जी का बहुत अच्छा वहाँ प्रदर्शन। पिछली बार चित्रा सरवारा की अगर बात करते हैं तो 50,000 के लगभग उन्होंने मत लिए थे, और बहुत कड़े मुकाबले में विज साहब वहाँ से जीत पाए थे। इस बार जी। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी से चूक हुई थी और पिता पुत्री को टिकट नहीं मिला था, इस बार मेरा ये मानना है कि दोनों में से एक को जरूर टिकट मिलेगी, वो चाहे अम्बाला शहर में मिले या अम्बाला छावनी में मिले। और यदि जी। चित्रा सरवारा प्रत्याशी होती हैं तो उनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आपका मुलाना विधानसभा क्षेत्र आता है। जी। मुलाना विधानसभा क्षेत्र से जो अभी विधायक थे, अभी उन्होंने रिजाइन नहीं किया, लोकसभा के लिए चुन लिए गए हैं, वरुण मुलाना। वरुण वरुण मुलाना। उन जी। हाँ, उनके पिताजी भी अनेकों बार वहाँ से विधायक भी रहे हैं और सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। हरियाणा जी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी वो 2 बार रहे हैं। अनेकों बार उनका जीतना कहीं ना कहीं वहाँ बीच बीच में कभी भारतीय जनता पार्टी की एक बार वो सीट बनी, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी में सूरज भान जी जो पूर्व राज्यपाल थे, वो भी वहाँ से जीते हैं।
इस बार भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का टिकट तो कहीं ना कहीं मौलाना परिवार के आसपास ही रहेगा या उनके जी किसी, और भारतीय जनता पार्टी में राजवीर बराड़ा जो है, जो पिछली बार प्रत्याशी थे, वो इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक रहे हैं। उनके पिताजी भी इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, तो अच्छा जी प्रभाव उनका भी है। अब वो भारतीय जी जनता पार्टी में रहते हैं या किसी दूसरी पार्टी का टिकट लेकर के आते हैं, परंतु उस परिवार के सामने मैं समझता हूँ कि राजवीर बराड़ा एक अच्छा नाम है। देखते हैं कि कौन सी पार्टी से वो टिकट लेकर के आते हैं। अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी में है, परंतु जी भारतीय जनता सारी टिकटें इस बार बदल दी जाएंगी, तो उनका नंबर आएगा नहीं आएगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बता सकता है। परंतु यदि वो वहां से आते हैं तो एक प्रभावी प्रत्याशी वो रहेंगे। जी। सढौरा की क्या स्थिति है सर? सढौरा में वर्तमान में रेणु बाला वहां से विधायक है, और इस बार कांग्रेस का अगर विक्ट्री मार्जिन को आप देखते हो तो सबसे बड़ा जो मार्जिन है वो सढौरा विधानसभा क्षेत्र में ही रहा है, अम्बाड़ा संसदीय क्षेत्र का। और भारतीय जनता पार्टी में भी वहाँ एक कदावर नेता है बलवंत सिंह जी। अगर बलवंत सिंह जी को फिर से टिकट दी जाती है तो वो मुकाबला तो जरूर करेंगे, परंतु मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेणु बाला, जिनको बहुत कमजोर मानते थे लोग, रेणु बाला ने सिद्ध किया है, और इस चुनाव परिणाम का हो सकता है कि उनको लाभ मिले। और क्योंकि कुमारी शैलजा के बहुत नज़दीक हैं, तो उनके टिकट में तो मैं समझता हूँ उनको मिले या उनके पति को मिले टिकट तो शायद वो ले जाएंगी, और इस जीत का कहीं ना कहीं उनको लाभ भी मिलेगा। जी। अगली सीट की बात कर लेते हैं सर, जगाधरी की। देखिए, जगाधरी में जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं जी कंवरपाल जी वहाँ से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। वो दोनों बार विधायक बने, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, फिर मंत्री बने, शिक्षा मंत्री रहे, अब कृषि मंत्री हैं। उनका भी लगभग वो बहुत सालों से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो उन्होंने 1996 से शुरू किया, और वो 2000 में विधायक बने, उसके बाद 14 में बने, 19 में बने, और उनके मुकाबले पे हमेशा अकरम खान जो पहले डिप्टी स्पीकर थे उनका परिवार रहा है। उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, वो स्वयं भी रहे हैं और डिप्टी स्पीकर रहे हैं। इस बार का जो आम आदमी पार्टी का साथ था, आम आदमी पार्टी के जो पिछली बार प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी के, वो इस बार आम आदमी पार्टी में आदर्श पाल वो, और मिल करके वहाँ कहीं ना कहीं एक तो किसान आंदोलन का प्रभाव भी वहाँ था। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और कांग्रेस का मार्जिन वहाँ काफ़ी अच्छा रहा है, 15,000 प्लस का है। तो चुनौती तो कृषि मंत्री जी के लिए भी है, परंतु यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े तो फिर उनकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि जी दोनों मिलकर के वो वोट, बहुत बड़ा वोट बैंक बन गया था। अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ऐसे प्रत्याशी हैं, उनका आपस में वोट का डिवीजन होगा। और शहरी क्षेत्र में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार जी भी, इतनी बड़ी हार के बाद भी शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छी जीत थी भारतीय जनता पार्टी की। मैं समझता हूँ कि वहाँ उनको इस बात का ही लाभ मिलेगा। उसके बाद अगला विधानसभा क्षेत्र आपका यमुनानगर है। यमुनानगर जी में घनश्याम अरोड़ा जी वर्तमान में विधायक हैं, और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और मैं समझता हूँ कि घनश्याम जी स्वयं भी बहुत मेहनत करने वाले हैं, और कांग्रेस के पास वहाँ कोई अच्छा प्रत्याशी, पिछली बार तो बहुत कमजोर प्रत्याशी पार्टी उतार बैठी वहाँ, वहाँ की एक नगर निगम की पार्षद थी निर्मल जी, उनको टिकट दिया था और उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर वही स्थिति कि वो 75 पार के हैं, उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो वहाँ जिला अध्यक्ष है सप्रा जी, वहाँ के मेयर हैं मदन चौहान, बहुत सारे दावेदार भारतीय जनता पार्टी में तो हैं। परंतु कांग्रेस की सूची अगर आप देखते हो तो कांग्रेस में वहाँ कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है।
एक आध आदमी प्रयास करेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह का बहुत बड़ा प्रभाव है। दिलबाग सिंह जी अगर चुनाव मैदान में रहते हैं तो वो उन सब के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार भी वो मात्र 1100 वोट से चुनाव हारे थे, और इस बार भी क्योंकि उनको टिकट में तो दिक्कत है नहीं, उनका तो टिकट कन्फर्म ही मान के चलें आप। वहाँ मुकाबला एक बार फिर से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडियन नेशनल लोकदल हो, और कई संभावनाएं ये बन गई कि इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी कहीं साथ आ गई, तो फिर वहाँ बहुत सारा समीकरण बहुत सारी सीटों पे बदलेंगे। जी, एक दो सवाल उठते हैं। एक तो आपने कहा शहरों में अच्छा प्रदर्शन रहा बीजेपी का, तो इस जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 6 शहर आते हैं। हाँ जी, कालका को भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अम्बाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 हाँ जी, शहर आते हैं। कालका, पंचकुला, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, जगाधरी और यमुनानगर। इन 6 शहरों में से 4 शहर जो हैं वो बीजेपी ने जीते हैं और 2 शहर जो हैं वो कांग्रेस ने जीते हैं। जी और अगर आप देखें कि जो 2 मंत्री हैं, उन दोनों की सीट, जो विधानसभा सीटें हैं, उन पर बीजेपी हारी है। तो दोनों जी। मंत्री अपनी-अपनी सीटों पर हैं। पिछली बार आप दो 2019 आप का दो चुनाव अगर आप दो देखें आप, मंत्रियों की बात करते हैं, आप मुख्यमंत्री की बात क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में उनके पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी 88 वोट से आ रही है, और उनके विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ नहीं में वो हारी तो है। तब बात करेंगे जब करनाल में आएंगे, अभी हम अम्बाला की बात कर रहे हैं। नहीं, अम्बाला के हैं, तो वो अम्बाला के नारायणगढ़ के रहने वाले हैं, नारायणगढ़ से ही विधायक थे 14 में। अम्बाला अम्बाला के मूल रूप से वो नारायणगढ़ हम विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। आप उसमें बात क्यों नहीं करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ लोगों में आक्रोश कितना था, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के गांव में उनके पोलिंग बूथ पे 88 वोट से कांग्रेस पार्टी जीती है। जी, मैं आपको एक बात आपने जो कही, मैं एक उसका एक दूसरा पक्ष भी पेश करना चाहता हूँ। जी लोगों में इतना आक्रोश था कि लग जी रहा था कि एक समय तो ये बात होने लगी थी कि बीजेपी 10 की 10 सीटें हार सकती है। ये भी बात होने लगी थी। आप मेरी बात नहीं को नहीं, ठीक देखिए से हरियाणा में एक नैरेटिव चला था कि 10 में से 9-1 होगा, कांग्रेस जी, 1 जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीतेगी। परंतु मैं तो लगातार ये बात कहता रहा कि 5-5 पे ये मामला जाके अटकेगा। आप उस बात को सुनने को तब तैयार नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि हरियाणा में तो स्वीप करेंगे, हरियाणा में 10 भी आ सकती हैं, 9 तो नहीं, पक्का नहीं, आएंगी। नहीं, ऐसा नैरेटिव तो नहीं था मेरे ख्याल प्रेम जी। नैरेटिव जी तो रिवर्स हो गया था। जन जी आक्रोश आपने जैसे बताया कि हाँ कांग्रेस जी ज्यादा सीटें जीतेगी, और कांग्रेस मान भी रही थी चुनाव के बाद भी कि हम 7-8 जी सीटें निकाल लेंगे। मेरा ये मानना है कि इतने आक्रोश के बावजूद जो है वो जी। आधी सीटें निकाल लेना, ये आपको नहीं लगता कि आपकी नजर में अभी दोनों पार्टियां कहाँ खड़ी हैं, किस पायदान पे खड़ी हैं? क्या बीजेपी का कोई चांस आपको लगता है, या ये गॉन इलेक्शन है, डन डील है, ये हो गया, नहीं, आप तो देखिए अब देखिए बीजेपी। देखिए मैं फिर आपको कहता हूँ कि क्रिकेट की मैच की तरह अंतिम बॉल तक खेलना होता है, और हरियाणा की जो टिकट वितरण पे बहुत कुछ निर्भर करता है। गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी है, और गुटबाजी कांग्रेस में भी बहुत प्रबल है, और जी, उसका प्रभाव कितना आता है, किसके हिस्से में कौन सी टिकट आती है, कौन सी सीट पे क्या समीकरण बनते हैं, जातीय समीकरणों पे बहुत निर्भर करता है हरियाणा। मैं एक बहुत अच्छा सा उदाहरण आपको दे दूं। अभी जो मैंने आपको कहा जगाधरी का, जगाधरी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिल करके एक अच्छा स्कोर खड़ा किया, परंतु जब वो अलग अलग लड़ेंगे तो फिर समीकरण एकदम से बदल जाएंगे, और ये स्थिति दोनों तरफ है। भारतीय जनता पार्टी में विरोध बहुत बड़े स्तर पर है, नाराजगी आपने खुद कहा कि विज साहब नाराज हैं। अगर ये नाराज लोग कहीं और चले गए तो फिर परिणाम पे भी तो उसका असर पड़ेगा। एक व्यक्ति भी अगर छोड़ता है पार्टी, उसका भी असर होता है। जी, कम से कम इस लोकसभा में अगर देखा जाए तो जैसा जी आपने बताया कि नारायणगढ़ मुख्यमंत्री की जो सीट है, गृह प्रदेश है, वहां भी हारे। जी जो अम्बाला सिटी की सीट है वहां पर भी कम वोट हासिल हुए, और जगाधरी की जो सीट है वहां पर भी कम वोट हासिल हुए। तो जी 3 जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो तीनों के तीनों अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही नहीं बचा पाए। इसका कोई खास जी कारण लगता है क्या आपको?
नहीं, देखिए, जब सत्ता में कोई होता है तो सत्ता के विरुद्ध लोग बहुत होते हैं। आप हर सत्ता के साथ इस बार भी आपने देखा ना कि उत्तर प्रदेश के परिणाम क्या थे। आप पूरे देश में भी जब देखते हैं तो कहीं न कहीं सत्ता के विरुद्ध भी लोग वोट तो करते हैं और उसका आंकलन सत्ता में बैठे लोगों को नहीं होता, क्योंकि उनके तरफ चारों तरफ जो आभा मंडल बना के रखते हैं लोग, उनको दिखाई नहीं देता उस समय। उसके बाद फिर उस चलो अच्छा है कि हरियाणा का चुनाव लोकसभा के कुछ दिन बाद ही आता है और उन लोगों को अपने आप को ठीक करने का मौका भी मिल जाता है अगर कहीं-कहीं कमी है, परंतु असर ज़रूर आता है हरियाणा के चुनाव पे लोकसभा का। कम से कम उनको आभास हो जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। जी। जी। तो ओवरऑल आपको अभी क्या स्थिति लगती है? अंबाला लोकसभा में देखें तो कांग्रेस और बीजेपी क्रिकेट के टर्म्स में मोटा-मोटा एक आइडिया लेते हैं। कोई एग्जैक्ट तो जब कैंडिडेट्स आएंगे तब होंगे। तो आज की स्थिति में अगर आप परसेंटेज की टर्म में देखें तो दोनों पार्टियों को आप कितने परसेंट देंगे कि इतने इतने परसेंट पर ये खड़ी? देखिए, पिछली बार भी अंबाला संसदीय क्षेत्र ऐसा है जिसमें 9 में से 4 कांग्रेस पार्टी जीती थी और इस बार भी स्थिति वही है कि बढ़ तो सकती है, एक कम नहीं होगी। अच्छा, कांग्रेस की एक सीट बढ़ सकती है। जी। जी। तो साथियों, ये था प्रेमचंद जी का आंकलन। आपने देखा होगा बहुत महीन आकलन किया उन्होंने, एक एक सीट का आकलन किया, कैंडिडेट्स भी बताए कौन कौन से पॉसिबल कैंडिडेट हैं। हम उनके साथ इस विषय पर लगातार चर्चा करते रहेंगे, हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ने वाली हर विधानसभा की। अगली किस्त में आपसे फिर मिलते हैं। साथियों, आपका नमस्कार। प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और आकलन किया अंबाला की सभी सीटों का। नमस्कार। थैंक यू। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।